हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। उसके सुल्तान बनने के बाद उसकी गृह नीति में हमने बात की कि राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए मोहम्मद तुगलक ने क्या तरीके अपनाए। सेकंड हमने पढ़ा दोआब में कर वर्दी जो उसने की और किस तरह ये दोआब कर वर्दी उसके लिए असफल सिद्ध हुई, उसको बदनाम करने वाली साबित हुई। फिर हमने राजधानी परिवर्तन वाली घटना पढ़ी, दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी में। तो क्या रीजन रहे होंगे राजधानी परिवर्तन के, और ये जो राजधानी परिवर्तन की योजना थी ये भी असफल रही। तो ये भी जो है इसके शासनकाल का एक नेगेटिव पॉइंट चला गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का चलाना, मतलब ये जो है सोने चांदी की मुद्रा की जगह तांबे और पीतल के सिक्के चलाए। सोने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे और पीतल के। तो ये 1329-30 ईस्वी में इसने किया। अब क्यों किया, तो ये सब माना जाता है कि संभवतः उसके शासनकाल में हो सकता है चांदी की कमी हो गई होगी, इसलिए इसने किया हो। तो सुल्तान का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था सांकेतिक मुद्रा चलाना, अर्थात तांबे व पीतल के सिक्के चलाना। और उनका मूल्य जो है तांबे और पीतल के सिक्कों की कीमत जो है सोने चांदी के सिक्कों के बराबर समान स्तर की तय की। सुल्तान ने यह योजना क्यों चलाई, इसके बारे में विद्वानों ने कई कारण बताए हैं, कई रीजन बताए हैं। संभवतः सुल्तान के शासनकाल में भारत में चांदी की बहुत कमी आ गई होगी, जिससे विवश होकर के उसने यह योजना चलाई। सुल्तान ने तांबे और पीतल दोनों के सिक्के चलाए और तथा इसे कानूनी मुद्रा घोषित किया, यानी सरकारी मुद्रा घोषित किया, तथा सभी प्रकार के लेन देन और क्रय विक्रय के लिए इन सिक्कों को सोना चांदी के सिक्कों की भांति प्रयोग करने को कहा गया। परंतु अब कमी क्या थी, सुल्तान की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उसने टकसाल क्या होता है, जहाँ पर सिक्कों को ढाला जाता है ना, तो टकसाल पर राज्य का एकाधिकार रखने का कोई प्रयास नहीं किया। यानी जैसे आज जाली करेंसी छपती है, वैसे इसने टकसाल पर कंट्रोल नहीं किया। तो लोगों ने तांबे और पीतल के खोटे सिक्के बनाने शुरू कर दिए। घरों में जो इस कार टकसाल मतलब धातु विज्ञान से परिचित है, वो लोग घरों में इस नकली सिक्के डालने लग गए। तो ये प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। तो टकसाल पर राज्य का एकाधिकार रखने का कोई प्रयास नहीं किया, और परिणाम ये, जब मार्केट में नकली करेंसी तो क्या होता, तो परिणाम ये निकला कि इस काम में निपुण लोग जो है अपने अपने घरों में ही तांबे के सिक्के ढालने के काम में शुरू कर दिया, और जनता ने अपने सोने चांदी के सिक्कों को छिपा करके सुरक्षित रख लिया। यानी जो तांबे और पीतल के सिक्के रख लिए, सोना चांदी सब अपने घरों में छुपा के रख लिया। विदेशी व्यापारियों ने भी दोहरी चाल चली। विदेशी जो व्यापारी आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि तांबे के सिक्कों से तो वो यहाँ का माल खरीद रहे हैं और अपना माल बेच रहे हैं, उसके लिए वो सोना चांदी के सिक्के ले रहे हैं। तो जिससे देश का व्यापार चौपट हो गया और चारों तरफ भयंकर अव्यवस्था फैल गई। तो क्रोधित सुल्तान महमूद तुगलक ने जो है घबरा करके इस योजना को वापस ले लिया, तथा जनता ने तांबे और पीतल के जो सिक्के हैं वो राजकोष में जमा करवाए और उसके बदले में सोने चांदी के सिक्के लिए, और इससे में भी जनता ने जो सुल्तान को ठगा, है ना। तो वो चांदे और तांबे और पीतल के सिक्के जो सुल्तान द्वारा बनाए गए वो, और जो घरों में बनाए गए नकली, वो सब सिक्के दे करके उसके बदले में सोने चांदी के सिक्के ले गई जनता। सुल्तान की इस योजना की असफलता का मुख्य कारण जनता की अज्ञानता था। वे सुल्तान के सुधारों के महत्व को समझ नहीं पाए। कई बार होता है ना, सरकार बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं जाती है लेकिन जनता विरोध करती रहती है, क्योंकि उनको समझ भी नहीं आती कि योजना का जो है फ़ायदा क्या है, ये योजना आई क्यों है। तो जिनको समझ में आता है वो तो नहीं करते, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता, जिनको पता ही नहीं होता है, वो विरोध करते हैं। तो सुल्तान योजना तो अच्छी ला रहा था, लेकिन जनता की अज्ञानता की वजह से जनता इसके महत्व को समझ नहीं पाई और योजना असफल हो रही थी। सुल्तान को नए नए प्रयोग करने का बहुत शौक था, परंतु अब सुल्तान में भी कमी है, वो समय या धैर्य की उसमें कमी थी। यानी मतलब परिस्थितियाँ विपरीत होने पर वो धैर्य से काम नहीं लेता था, ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने अपने अधिकारियों व कर्मचारियों से विचार विमर्श करना भी आवश्यक नहीं समझा। तुगलक जो है अपने अधिकारी और कर्मचारियों से किसी भी विषय पर विचार विमर्श नहीं करता था, जिस कारण से उन अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी सुल्तान की योजनाओं को विफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अपने साथ वाले लोगों से सलाह राय मशवरा नहीं लेता था, तो इससे भी इन लोगों ने इन योजनाओं को असफल कराने में भूमिका निभाई। अब ये तो हमने गृह नीति के बारे में पढ़ी, विदेश नीति लेते हैं कि इसकी विदेश नीति में तो पहला है खुरासान विजय का योजना। ये खुरासान मध्य एशिया का एक राज्य था, वहाँ पे
तो अलाउद्दीन की भांति, जैसे अलाउद्दीन के बारे में हमने पढ़ा था कि वो विश्व विजय का सपना देख रहा था, तो अलाउद्दीन की भांति मोहम्मद तुगलक भी जो है भारत की सीमाओं के बाहर के देशों को जीतने का स्वप्न देखा करता था और उसने खुरासान जीतने की योजना बनाई। और खुरासान में इस समय भयंकर गृह युद्ध चल रहा था, यानी जो शासक था वो मर गया और बाकी जो है लोग जो आपस में लड़ रहे थे सत्ता के लिए, गृह युद्ध चल रहा था। और इस व्यवस्था के कारण बहुत से खुरासानी अमीर, जब लोग मार रहे थे आपस में एक दूसरे को, तो वहाँ के बहुत से अमीर भाग करके मोहम्मद तुगलक के दरबार में आ गए, उसकी शरण में आ गए। अब यहाँ जो आए हैं भाग करके, वो अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं ना, मोहम्मद तुगलक को चढ़ा रहे हैं कि आपको जो है खुरासान पे आक्रमण करना चाहिए, और वो मजबूत जो पैसे वाला राज्य है वो आपके अधीन होगा तो आपकी और ताकत बढ़ जाएगी ना। तो यहाँ आकर के वो मोहम्मद तुगलक को चढ़ा रहे हैं, तो शरण में आने वाले। उन्होंने सुल्तान को खुरासान विजय के लिए उत्तेजित किया। सुल्तान उनके बहकावे में आ गया और 3,70,000 सैनिकों की एक नई सेना सुल्तान ने बना ली। इन सेना को 1 वर्ष का अग्रिम पेमेंट भी दे दिया, राजकोष में पैसे के रूप में दे दिया गया 1 साल का एडवांस। परंतु ये योजना असफल रही। ये खुरासान योजना असफल रही। इसके पीछे रीजन थे कि इस सेना मतलब असफल रहने से इस सेना को भंग कर दिया, क्योंकि सुल्तान को ज्ञात हुआ कि खुरासान पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है, यानी खुरासान पहुंचने के लिए सेना जिन रास्तों से होकर जाएगी वो रास्ता बहुत कठिन है, वहाँ से जो है सेना का सकुशल जो खुरासान पहुंचना संभव नहीं है। दूसरा, खुरासान का गृह युद्ध खत्म हो गया, यानी खुरासान में जो सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था वो खत्म हो गया और वहाँ पर राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ बन चुकी थी, यानी वहाँ पर मजबूत राजा सिंहासन पर बैठ चुका था। इसलिए इन खराब परिस्थितियों की वजह से इसको सेना को भंग किया गया, यानी खर्चा धन भी बर्बाद हो गया, सेना भी खड़ी की, एडवांस पेमेंट भी दे दिया और हुआ कुछ भी नहीं, अभियान भी नहीं हुआ। तो ये भी इसकी योजना असफल हुई, जिससे सुल्तान और बदनाम हुआ। फिर इसी में विदेश नीति में था सेकंड, नगरकोट की विजय। देखो, विदेश नीति में जो स्टेट उसके अधीन नहीं है वो सारे विदेशी हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का भाग है या नहीं है। तो जो उसके राज्य के भाग नहीं, वो विदेश नीति में आएगा। नगरकोट या वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, वो नगरकोट, उसको नगरकोट बोलते थे पहले। तो कांगड़ा जिले को ही जो है नगरकोट बोला जाता था, जो वर्तमान में जोधपुर दरबार की जो बहन, जो यहाँ से जोधपुर की जो एमपी रहे थे है ना, तो वो चंद्रेश कुमारी, वो इसी नगरकोट राजघराने की बहू है ना। तो ये नगरकोट या वर्तमान में कांगड़ा बोलते थे। इस पर उसने विजय अभियान किया 1337 ईस्वी में। तो 1337 ईस्वी में सुल्तान ने 1 लाख सैनिकों के साथ पंजाब के इस पहाड़ी किले पर आक्रमण किया। तो उस समय पंजाब में था, ये वर्तमान हिमाचल में है। यहाँ के हिंदू राजा ने वीरतापूर्वक सामना किया परंतु परास्त हुआ और उसने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर एक कराचल अभियान, ये भी 1337-38 में हुआ। तो हिमालय की तराई में स्थित कराचल एक हिंदू राज्य था जो मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षित रहा था। मतलब ये अभी तक मुस्लिम जो इस क्षेत्र को, इसकी कराचल को जीत नहीं पाए थे। अतः सुल्तान ने एक शक्तिशाली सेना के साथ इस पर जो है आक्रमण किया। प्रारंभ में जो सुल्तान की सेना को काफ़ी सफलता मिली, लेकिन पहाड़ी इलाका और बरसात के मौसम आने से इस पहाड़ी इलाके में शाही सेना को काफ़ी नुकसान हुआ। तो पहाड़ी इलाकों में बरसात के मौसम में बहुत प्रॉब्लम होती है, आगे बढ़ना, रुकना, पत्थर खिसकना, चट्टानें खिसकना, है ना। तो इस वजह से सुल्तान की सेना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अंत हिंदू राजा ने युद्ध का हर्जाना दे दिया, यानी नुकसान की भरपाई का पैसा दे करके सुल्तान की सेना को वापस लौटा दिया। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के वो राज्य जो उसके अधीन नहीं थे, तो उसके लिए इसने क्या किया। तो राजपूत गाथाओं के अनुसार सुल्तान ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, परंतु चित्तौड़ का राणा हमीर, है ना, जो मालदेव के बाद हमीर जो था, उसने जो है सुल्तान को बंदी बना लिया, मोहम्मद तुगलक को बंदी बना लिया हमीर ने, और तथा रिहा किया। अब रिहा करने की शर्त यह थी कि सुल्तान ने हमीर को अजमेर दिया, रणथंभौर दिया और नागौर के इलाके देने स्वीकार किए, तब जाके मोहम्मद तुगलक को हमीर ने छोड़ा था। इसकी पुष्टि करते हैं कर्नल जेम्स टोड, अर्स्काइन, पंडित ओझा आदि हैं विद्वान, जो इसकी पुष्टि करते हैं कि हाँ ये घटना हुई थी। तो ये राजस्थान में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण करके मुसीबत मोल ली। अगला है मंगोल आक्रमण, 1328 से 29 में हुए थे। तो जब सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया, तब मंगोलों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण करने का अवसर मिल गया। जब इसने दिल्ली खाली करके देवगिरी चला गया था, तो मंगोलों के लिए अच्छा मौका था इस उत्तर भारत पे हमला करने के लिए। तर्मासिरी के नेतृत्व में मंगोलों की एक विशाल सेना ने सीमांत क्षेत्र मुल्तान और लाहौर से लेकर दिल्ली तक के क्षेत्रों को रौंद डाला। तो तर्मासिरी के नेतृत्व में मंगोल आए और इस क्षेत्र को बर्बाद किया।
तब जो है मोहम्मद तुगलक ने मंगोल नेता को भारी घूस दे करके वापस लौटा दिया, नहीं भारी धन दिया कि तुम चले जाओ यहाँ से, धन दे करके वापस उसको भगा दिया यहाँ से, बोलो धन दे के रिश्वत दे करके उसको वापस निकाला। चीन से संबंधों की बात करते हैं तो विदेश नीति में ये भी आएगा चीन। तो चीन के साथ मोहम्मद तुगलक ने महत्वपूर्ण संबंध बनाए रखे महत्वपूर्ण। और कराचल अभियान के साथ शाही सेना ने जो हिमाचल में जो कराचल अभियान हुआ था उस समय जो शाही सेना थी उसने हिमालय प्रदेश है वहाँ पर बौद्ध मंदिरों को तोड़ा था इस अभियान के दौरान, है ना। तो तुगलक की सेना ने तो 1341 में जो चीनी सम्राट था तिगन तिमूर था, इसने अपना राजदूत मोहम्मद तुगलक की सेवा में भेजा था और उसने जो ये बौद्ध मंदिर टूटे थे उन बौद्ध स्थानों की मरम्मत की जो है अनुमति मांगी थी, यानी आपस में रिश्ते सुधारने की कोशिश हो रही है। चीन के अंदर बौद्ध धर्म फैला होता है, राजशासक बौद्ध धर्म का अनुयायी है और यहाँ पर बौद्ध मंदिरों को इसने हिमालय क्षेत्र में मोहम्मद तुगलक ने तोड़ा था। तो ये तिगन तिमूर है, इसकी मरम्मत की अनुमति मांग रहा है, इसने मरम्मत कराई। इसके बाद सुल्तान ने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को भी राजदूत बनाकर चीन भेजा था। तो ये इससे चीन के साथ रिलेशन सुधारे। इब्न बतूता की हमने कौन सा ग्रंथ पढ़ा था, किताबुल रेला ना, वो वाला जो मोरक्को से आया था। तो यही इब्न बतूता है जिसको चीन भेजा गया। तो ये उसकी विदेश नीति में था। अब एक बात ध्यान रखना शॉर्ट में कि मोहम्मद तुगलक जो है सल्तनत काल का वो शासक है जिसके समय में जो है सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए उसके राज्य में। तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में जितने विद्रोह हुए शायद अन्य किसी भी शासनकाल में नहीं हुए, मतलब इसके समय में बहुत ज़्यादा जो है इसके अधीन राज्यों ने विद्रोह किए थे। विद्रोह करने के कारण ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद तुगलक जो गुस्से में जब होता था बहुत क्रूर व्यवहार करता था अपने अधिकारियों कर्मचारियों पे, तो उसकी वजह से ये विद्रोह हुए थे ऐसा माना जाता है। तो तुम्हें ये याद रखना है कि इसके समय बहुत ज़्यादा विद्रोह हुए थे। अब विद्रोह में एक प्रमुख राज्य पढ़ते हैं विजयनगर का हिंदू राज्य, इसका डिटेल से भी पढ़ेंगे हम। तो ये इसको हरिहर बुक्का ने 1336-37 ईस्वी में इस विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर के हिंदू राज्य की नींव संपूर्ण सल्तनत समय पर होने वाले विद्रोह ने दक्षिण के हिंदुओं को भी अपनी स्वाधीनता पुनः स्थापित करने की प्रेरणा दी। यानी जो मोहम्मद तुगलक के समय जो जगह जगह विद्रोह हो रहे थे, इससे दक्षिण भारत के हिंदुओं को भी प्रेरणा मिली कि वो जो है अपना एक आज़ाद राज्य स्थापित करे। चालुक्य वंशी सोमदेव के कंपिली के सूबेदार, चालुक्य वंश दक्षिण में, वहाँ पर सोमदेव ने कंपिली के सूबेदार मलिक मोहम्मद को खदेड़ करके उस पर अधिकार कर लिया। यानी ये क्षेत्र दक्षिण में कंपिली है, यहाँ पर सोमदेव ने इस जो यहाँ का सूबेदार था मलिक मोहम्मद, इसको भगा दिया और कंपिली पर अधिकार कर लिया। तब सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने जो है दिल्ली से अपने जो दो सेनायक थे हरिहर बुक्का नामक जो दोनों सगे भाई थे उनको काम्पिली के सूबेदार बनाकर विद्रोहियों को विरुद्ध भेजा। ये दोनों भाइयों ने काम्पिली पर अधिकार जमा लिया। कहा जाता है कि इन दोनों भाइयों को सुल्तान ने दिल्ली में मुसलमान बना लिया था। यानी हरिहर बुक्का जो है ये मूल रूप से मुसलमान हिंदू ही थे, लेकिन इन्होंने इन जो एक युद्ध अभियान में हार गए थे और मोहम्मद तुगलक को उत्तर भारत दिल्ली लेके आ गया था और इन्होंने इस्लाम धर्म इनको ग्रहण करवाया था। अब ये वापस जब गए तो इन्होंने इस्लाम छोड़ के वापस हिंदू धर्म में आ गए, तो बना लिया था। परंतु दक्षिण लौटने के बाद दोनों ने इस्लाम धर्म त्याग करके पुनः हिंदू धर्म को अपना लिया, अपना शुद्धिकरण करवा के हिंदू धर्म में आ गए और मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू आंदोलन के दोनों भाई नेता बन गए। 1336 ईस्वी में दोनों भाइयों ने मिलकर के विजयनगर के स्वतंत्र हिंदू राज्य की नींव डाली। तो 1336 ईस्वी में ये दोनों हरिहर बुक्का मिलकर के विजयनगर का स्वतंत्र राज्य बनाया। दो नंबर के सवाल में बहुत बार पूछ जाता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की, है ना, तो या किस सुल्तान के समय हुई। तो ये तो कोंकण तथा मालाबार वाला क्षेत्र यानी केरल वाला और कोंकण वाला जो क्षेत्र है गोवा वाला क्षेत्र को जीत करके इन दोनों ने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया था हरिहर बुक्का ने, विजयनगर वालों ने। तो विजयनगर पर अलग से सवाल भी आता है 7 नंबर में 15 नंबर में, तो इसको ध्यान रखिए। दूसरा जो इसमें मोहम्मद तुगलक इसमें दो महत्वपूर्ण राज्य बने थे, एक विजयनगर साम्राज्य, दूसरा बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी राज्य को देखते हैं। तो तुगलक के विदेशी अमीरों ने, जो विदेशी अमीर थे जो बाहर से आए हुए, उन्होंने हसन गंगू के नेतृत्व में, देखो बहमनी राज्य की स्थापना कर रहा है हसन गंगू, तो हसन गंगू के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया और आगे चलकर देवगिरी के क्षेत्र में बहमनी राज्य की स्थापना की। ये बहमनी और विजयनगर में शुरू से ही शत्रुता रही है और इनकी बहुत लंबे टाइम तक शत्रु रही। अब बहमनी राज्य बाद में 5 भागों में टूट गया था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार में। तो ये बहमनी राज्य की स्थापना की। इनका नेता था हसन गंगू
और विजयनगर 1336-37 में था, और बहमनी राज्य जो है 1347 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये इनको हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि इन्हीं विद्रोह को दबाते दबाते सुल्तान महमूद तुगलक जो है गुजरात वाले विद्रोह को दबाते हुए सिंध की तरफ गया, और सिंध में जो है वो बीमार पड़ गया, और 20 मार्च जो है 1351 को सिंध में थट्टा नामक स्थान पर मोहम्मद तुगलक का देहांत हो गया। तो इन विद्रोहों को दबाते दबाते ही बीमार पड़ा, और इस सिंध में थट्टा नामक स्थान पर इसकी मौत हो जाती है। इस मौत पर बदायूं लिखता है, इतिहासकार बदायूं लिख रहा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। परीक्षा में कई बार सीधा प्रश्न आ जाता है, मोहम्मद तुगलक के बारे में नहीं पूछ करके इस लाइन को, सेंटेंस को भी परीक्षा में पूछ जाता है ना, तो इसमें मतलब आपको मोहम्मद तुगलक के बारे में पूछा गया है। तो अब हम बात करते हैं मोहम्मद तुगलक के चरित्र और मूल्यांकन की, यानी उसमें क्या योग्यताएं थी, क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयां थी। तो मोहम्मद तुगलक के चरित्र में विरोधी तत्वों का मिश्रण, इतना विचित्र मिश्रण देखने को मिलता है कि आज तक इतिहासकार एवं विद्वान लोग उसे ठीक से समझ नहीं पाए हैं कि वे प्रतिभाशाली था या पागल था। यानी आप छोटी क्लास में पढ़ा होगा, दिल्ली का सुल्तान, पागल सुल्तान है ना, ये तो इसको बोला जाता है, क्योंकि इसकी योजना असफल रही इसलिए इसको पागल कहा गया। तो ये प्रतिभाशाली था तो पागल था, आदर्शवादी था या कल्पना के लोक में विचरण करने वाला था, रक्त पिपासु यानी खून पीने वाला था या खून पीने वाला प्रजा पीड़क था, या फिर जन कल्याणकारी जो है ये शासक था। ये तो सभी जो है स्वीकार करते हैं कि वे एक प्रखर बुद्धि वाला विद्वान व्यक्ति था, और अरबी फारसी भाषा में वह उच्च कोटि की योग्यता प्राप्त थी। वे एक अच्छा साहित्यकार, आलोचक और प्रभावशाली वक्ता था। दर्शन, नीति, गणित, विज्ञान, ज्योतिष एवं तर्कशास्त्र जैसे विषयों में वे रुचि लेता था। इस्लाम धर्म के धार्मिक ग्रंथों का उसने गहन अध्ययन कर रखा था, और जो सामान्य उलेमा वगैरह थे वो उसके सामने टिक ही नहीं पाते थे। मतलब इतना जो मोहम्मद तुगलक ज्ञानी था, टैलेंटेड था। वे आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति वाले वक्ता है, उनके दिमाग की मेमोरी और याददाश्त बहुत तगड़ी थी। उसमें ज्ञान को पचाने की अद्भुत क्षमता थी। वे अपनी घोषणाओं और फरमानों को स्वयं लिखा करता था। तो इस प्रकार मोहम्मद तुगलक जो योग्य व्यक्ति था, वे एक सहृदय, उदार और दानी शासक था। दान पुण्य करते समय किसी में भेदभाव नहीं करता था कि अमीर मतलब किस जाति का है, किस धर्म का है। वह शराब, भोगविलास और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों से बहुत दूर रहता था। वे अपने गुरुजनों का हृदय से सम्मान करता था। वे एक निष्ठावान मुसलमान था और जीवन में धर्म के नियमों का पालन पर जोर देता था। उसमें संकीर्णता, सांप्रदायिकता, कट्टरता का अभाव था। वे अपने शासन में धर्मनिरपेक्ष आदर्श पर चलने का प्रयास उसने किया था। सुल्तान साहसी, सैनिक पराक्रम और रण कौशल में भी निपुण था। अब सुल्तान के चरित्र और व्यक्तित्व का दूसरा पहलू लेते हैं, यानी अभी हमने पॉजिटिव बात की। अब नेगेटिव बात में समकालीन इतिहासकारों ने उसे घोर प्रजा पीड़क और अत्याचारी और रक्त पिपासु कहा। यानी जब उसको गुस्सा आता था तो पागलपन, वो कठोर सजा देता था और जिंदा आदमी की चमड़ी उसको उतरवा देता था। बर्नी और इब्न बतूता दोनों ने ही इसे मनुष्य का खून का प्यासा और जो पागल और संकी कहा है। वास्तव में उस पर यह आरोप लगाने वाले समकालीन मुस्लिम इतिहासकार उलेमा वर्ग के सदस्य थे। यानी इसने उलेमाओं को बहुत कठोर सजाएं दी, उलेमाओं के अधिकार छीन लिए, और ये इतिहास लिखने वाले खुद उलेमा थे। तो जाहिर सी तो इससे ये मान सकते हैं कि उलेमा उसके खिलाफ थे, तो उन्होंने इसके खिलाफ जो बातें लिखी, जो अपने अधिकार छीन जाने से सुल्तान को द्वेष भाव रखते थे और सुल्तान को बदनाम कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रोध और उत्तेजना में सुल्तान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता था और तब अपने स्वभाव गुणों के विरुद्ध आचरण कर बैठता था। इसलिए उसमें परस्पर विरोधी गुणों का मिश्रण का आरोप लगाना उचित नहीं होगा। तो मतलब कि हो सकता है जब गुस्सा आने पर ये काबू नहीं रख के कठोर सजाएं देता होगा, लेकिन फिर भी एक योग्य व्यक्ति था। एक शासक के रूप में जो है मोहम्मद तुगलक असफल रहा, यानी उसकी योजनाएं लगभग असफल रही थी। उसने शासन व्यवस्था को सुधारने तथा जनता के परोपकार के लिए अनेक सुधार किए। नए नए उसने प्रयोग जो है व्यवस्था के लिए किए और नई नई योजनाएं उसने बनाई थी, और लेकिन ज़्यादातर योजनाएं असफल रही थी, जिसकी वजह से जो है ये बदनाम रहा। और तभी इसकी मौत पे कहा गया कि जनता को इससे मुक्ति मिली और इसको जनता से मिली। तो ये हमने मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ा। तो ये हमारा सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक पूरा हुआ। नेक्स्ट हम लेंगे फिरोज़ तुगलक को अगली क्लास के अंदर। तो आज की क्लास इतनी।